हाँ, आज देखो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट वीडियो आपने देखा वो तो बेसिक था, मतलब थ्योरी थी, अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे सीधे। जैसे कि अपन रिसोर्सेज के बारे में तो जान लिया, उनके प्रकारों के टाइप्स के बारे में भी जान लिया फर्स्ट वीडियो में। लेकिन अब आज ये पढ़ेंगे कि वाई आर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ये संसाधन रिसोर्सेज इनकी बातें क्यों कर रहे हैं अपने, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव अराइजन फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि अविवेक से, जो लोग बिना दिमाग लगाए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, तो उनसे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उनके बारे में अपन को पढ़ना है कि संसाधन क्यों ज़रूरी है और संसाधनों के जो अविवेकपूर्ण इस्तेमाल हो रहा है बिना दिमाग के ही उपयोग किस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। पहली बात तो एक उसने पूछी कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सीधी सी बात है कि जो संसाधन है वो मनुष्य के जीवन यापन तथा जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हमें हमारी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है, जैसे सोचो अपन जिस वातावरण में एटमॉस्फेयर में रहेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। मतलब आप किसकी उम्मीद करते हो कि एक अच्छा वातावरण हो, मतलब कि पेड़ पौधे हो, साफ स्वच्छ वातावरण हो, अच्छी हवा आए। तो जब अपन रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, काट देंगे, तो फिर कहाँ से होगा क्वालिटी लाइफ, कैसे जियोगे अपन, कैसे जिएंगे। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो 1 मार्क्स में एक बात लिख दी। लेकिन अब हुआ क्या, लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो प्रकृति की देन है, नेचर है, काट लो, जो पेड़ पौधे को काट दो, क्या फर्क पड़ता है, प्रकृति है। प्रकृति की देन को समझ के लोग इनका मिसयूज करते हैं, भयंकर तरीके से इनका दोहन करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इस वजह से आज हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो वही लिखा है मैंने कि बट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इन, ये वाली चीज़ वापस, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अविवेकपूर्ण ढंग से परंतु मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कुछ प्रॉब्लम समस्याएं सामने आ गई है। वो कौन कौन सी समस्याएं बेसिकली जो आपकी बुक में दे रखी है अपन, क्योंकि पहली बात तो बुक से बाहर नहीं चलेंगे ज़्यादा। 3 बातें अपनी बुक में प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे आपको। तो 3 बातें कौन सी है? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने लालच के लिए ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते और अंधाधुंध, जैसे ऐसा मान लो कि जो कोई ज़मीन प्लॉटिंग कर रहा है, भाई ज़मीन में प्लॉट काटते हैं तो वो उसमें जितने भी पेड़ पौधे आएंगे सबको काट देगा, एकदम सीधी सपाट ज़मीन बना देगा बेचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एकदम खुला होगा, जितना ज़्यादा प्लॉट काटूंगा उतना फ़ायदा होगा। ये सब तो वो खुद के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज का नुकसान कर रहा है। ठीक है, उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, वो उसका लालच है लेकिन हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में बट गया। ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधन हर किसी के पास में नहीं है, रिसोर्सेज हर किसी के पास में नहीं है। गरीब और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा गहरी खाई बनती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये कभी भी आप नोटिस करना कि जो पहले से पैसे वाला है वो पैसे वाला ही बनता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, समान वितरण नहीं है। कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में ही है। जैसे कि माइंस हो गई, खाने हो गई, ये खाने बहुत महंगी आती है, तो जो रईस पैसे वाले लोग हैं वही खरीद पाते हैं उनको। अब वहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, तो मन मर्जी से उसकी खुदाई करते हैं, गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, मंत्री से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और वो भयंकर तरीके से उसका यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, जिससे और गरीब रह जाता है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, विच इज़ टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी। इस वजह से हमारा समाज 2 कैटेगरी में बट गया, इनटू 2 सेगमेंट। पहला इट मीन्स मतलब कि कौन सा पहला कि हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर, यानी कि एक जिनके पास जो संसाधन उत्पन्न कर सकता है, एक संसाधनहीन। संसाधन उत्पन्न कौन कर सकता है? जो पैसे वाला लोग होगा, वो रिसोर्सेज बना सकता है, उसके पास माइंस है, खाने हैं, वो कुछ भी कर सकता है। एक जिसके पास कोई संसाधन नहीं है,
अर्थात इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि गरीब और अमीर इन दो के अंदर हमारा समाज बंट गया, यानी एक तो रिच और एक पुअर, दो कैटेगरी हमारे समाज की बन चुकी है। ये भी एक बहुत सिस्टम बड़ी प्रॉब्लम, ये इशू हो रहा है और इसका सोल्यूशन होना बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, कुछ पार्टिसिपेट लोगों को भी दे सकती है, शेयर कर सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। एक तो ये बड़ी समस्या आ रही है। सीधी सी बात है, पैसे वाले लोग होंगे वो अपना पैसा कम, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर बेनिफिट हो, उसके अंदर कुछ पार्टनरशिप हो तो हो सकता है इस पर कंट्रोल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। जैसे कि टेम्परेचर, आप सोचो कि हमारे जो भी ये जो सिटी के अंदर लोग आते जा रहे हैं तो वहाँ से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है भयंकर तरीके से। घर से घर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 फ्लोर के मकान बनते जा रहे हैं, कहीं पर भी जगह नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधे है नहीं, और गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे निकलने वाला धुआं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, और ये सब इन वजह से हमारी ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। धरती पर, अर्थ पर, क्योंकि लोग फैसिलिटी में रहने लग गए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 50+ टेम्परेचर आपने रहने लग गया गर्मी में, तो ये बहुत बड़ी हमारी समस्या हो गई इस वजह से। तो भूमंडलीय तापन यानी कि टेम्परेचर, ओजोन परत जो कि डिस्टर्ब हो रही है, पक्षी हो रही है रोजाना, उसमें ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, तो फिर आपको पता है आगे कितना नुकसान होगा। और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, भूमि कम होती जा रही है क्योंकि लोग मकान पे मकान बनाते जा रहे हैं, तो भूमि भी काफ़ी कम हो रही है, ज़मीन। तो फिर अगर ज़मीन कम हो जाएगी तो फिर कृषि खेती कहाँ करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो फिर खाने के लिए अन्न कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इंडिस्क्रिमिनेट exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, और अगर एक समस्या पूछे ना तो आपको तीसरी सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अभी सबसे बड़ी करंट का इशू है। ये ओजोन लेयर डिस्टर्ब होगी, ओजोन परत अगर डिस्टर्ब होगी, इस वजह से हमारे अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 लाइनें जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी आपको अगर पूछे तो लिखना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए कुछ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। देश भी प्रयास कर रहा है और इंटरनेशनल पूरा, बताऊँगा रियो डी जेनेरो के बारे में बताऊँगा। ये सब मिलके कुछ ऐसा सम्मेलन या सबमिट कर रहे हैं कि यार कुछ करो वरना आने वाली पीढ़ियों में अपने क्या होगा। तो देखो, एक चीज़ तो ये है, इसी से एक निकल के आया क्वेश्चन कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। व्हाट आर द मीन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है, 4-5 बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में, बाकी स्कूलों के एग्जाम में तो पूछता ही रहते हैं इसको, तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट किसी तरह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा नहीं हो कि भावी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान, उनको ज़रूरत पूरा करना चाहिए, मतलब उनको आने वाली पीढ़ियों की कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो पहली तो ये होगी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, और वर्तमान जो विकास कर रहे हैं अभी अपन प्रेजेंट डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको किसकी ज़रूरत है उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उनको, उनकी अवहेलना नहीं करें, उनको ना भूलें कि अभी कर लो, अपने को फ्यूचर में क्या, नहीं, वो भी अपनी जनरेशन में आगे होगी, तो उनको अवहेलना ना करें, मतलब उनको भूले नहीं, ठीक है। ये इसका बेसिक मीनिंग है। तो जब भी पूछे सतत पोषणीय विकास, यानी कि हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब विकास तो करना लेकिन पर्यावरण हम उससे डिस्टर्ब ना हो, आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और है, हालांकि जो 8वां क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 8वां तो पूरा हो गया, लेकिन रियो डी जेनेरो के बारे में अभी एक क्वेश्चन और है। ये अलग से पूछा गया था 1 मार्क्स में, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग बनाया, और इसी क्वेश्चन को एक बार फिर लिखेंगे। उसमें 4-5 बातें, वो उसमें क्वेश्चन आया था वो भी आ चुका कि रियो डी जेनेरो जो अर्थ सबमिट हुआ था उसकी खास बातें क्या थी। ये तो है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में कि इसका उद्देश्य क्या था,
दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले ध्यान समझना। पहला एक तो ये है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, आगे प्रमुख बातें और हैं, आगे वो और बताऊंगा। तो 2 क्वेश्चन तैयार होंगे इस टॉपिक के, तो ध्यान रखना। कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, समझा दूंगा। रियो डी जेनेरो का मेन उद्देश्य इतना सा था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। द समिट वॉज कन्वर्ट फॉर एड्रेसिंग यहाँ से देखना अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ध्यान रखना इन सब के मतलब कि ये एक समिट रखा गया था रियो डी जेनेरियो के अंदर, वहाँ पर सभी देशों को बुलाया गया और बात की गई। सभी देशों का मतलब सभी देशों के मेन मुख्य एक आदमी 2 आदमी बुलाया जाता है। और इस समिट के अंदर ये बात रखी गई कि अब यार ये जो इतना पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं जो पैदा हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इनके बारे में क्या किया जाए, कुछ सोचा जाए, कुछ अपने आगे आने वाली जनरेशन को कैसे बचाया जाए, उनके बारे में कुछ करें। इन सब से संबंधित बातें करी गई थी। तो मेन ऑब्जेक्टिव इतना सा लिखना है कि जो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक सामाजिक विकास की जो समस्या है उनका हल ढूंढना, कि यार इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपस में रिसर्च करने के लिए ये इस जगह समिट रखा गया, एक सम्मेलन रखा गया। अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, बस ऑब्जेक्टिव पूछो तो ये सिर्फ 2 लाइन लिखनी है आपको ये, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो जो मैंने आपको बताया था रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो के बारे में अब आपको फुल्ली एक्सप्लेन करा दूंगा मैं, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से देश में पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से, बहुत ही टॉप लेवल का वीडियो है, इस वीडियो को सबसे पहले याद कर लेना, बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ठीक है। मतलब वो जी ये जो सम्मेलन हुआ था, ये समिट जो हुआ था, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इसमें किन किन बातों को रखा गया, फिर बता दूं इसका ऑब्जेक्टिव अपन ले चुके, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ चुके, इसका उद्देश्य तो, और इसके अलावा 4 बातें और क्या हुई थी कि सबसे पहली बात तो ये एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछा गया कि कब हुआ था, कौन से देश में हुआ था। तो ध्यान रखना ये जून 1992, जून 1992 में 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे। और उन देशों के कौन शामिल हुए थे, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब एज लाइक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जैसे हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो यानी कि 100 से ज़्यादा राष्ट्रों के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, उस शहर का क्या नाम है, रियो डी जेनेरो। देश का क्या नाम है, ब्राज़ील। कब हुआ था, जून 1992। कितने देश शामिल हुए थे, 100 से ज़्यादा। समझ में आ गई। वहाँ पर प्रथम, अच्छा ये सम्मेलन जो हुआ था, कौन सा सम्मेलन था, प्रथम, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन था, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। यानी कि इन जून 1992 मोर देन 100 heads of the states meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit। ध्यान रखना एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ का, सॉरी हाँ एक ही बात है, ठीक है, कि हमारे पूरे संसार का जो सबसे पहला जो अर्थ समिट हुआ था, इंटरनेशनल अर्थ समिट, वो कौन सा है, तो वो यही था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का एक शहर है। जून 1992 के अंदर 100 से ज़्यादा अधिक देशों के जो हेड है या राष्ट्राध्यक्ष वो शामिल हुए थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पहली। दूसरा जो अपन ने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया वो उद्देश्य है, वापस इसमें भी लिखना है उस लाइन को, कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर, विश्व स्तर का मतलब पूरे वर्ल्ड में, संसार में, पूरे संसार में जो उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के सामने जो समस्याएं आ रही है उनका कैसे सलूशन किया जाए, उस हल को ढूंढने के लिए किया गया था। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स of environmental protection and socio-economic development at the global level। ग्लोबल लेवल का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, पूरे, क्योंकि ये वाली जो समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की है, चाहे ओजोन लेयर डिस्टर्ब की है, चाहे टेम्परेचर बढ़ने की, ये तो पूरे संसार के सामने दिक्कत है। इसलिए इसका कैसे सोल्यूशन किया जाए, इस सोल्यूशन के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव भी अपन ने पढ़ा था, तो आपको वापस रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो उसके अंदर इसको भी लिखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, ठीक है। अगला, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने
भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र, ध्यान रखना उस पर सिग्नेचर किए थे, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity। इसके ऊपर लोगों ने, जितने भी वहाँ के लीडर इकट्ठे हुए थे, उन सब ने सिग्नेचर किए कि बिल्कुल सही है, हम आज से एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं, और उस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। अभी सीखेंगे नीचे एजेंडा 21 बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट। एजेंडा का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एजेंडा री घोषणाएं क्या होती है कि जैसे कोई भी सरकार बनती है, जैसे हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट बनी, वो जैसे ही इलेक्शन में खड़ी होगी ना, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जो भी चुनाव आएंगे उसमें अगर कोई 2-3 पार्टियां खड़ी होती है तो अपना एक एजेंडा तैयार करती है कि आप हमें वोट दीजिए। तो जनता कहती है कि हम आपको किस आधार पर वोट दें, आप हमारे लिए क्या करोगे। तो वो अपने एजेंडा तैयार करते हैं कि हम अगर जीते, हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, इस फील्ड में इतना काम करेंगे, इस फील्ड में इतना काम करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, ये करेंगे, वो वैकेंसी निकालेंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूलें खोल देंगे, बहुत सारी बातें वो लिखते हैं। उस तरीके से इन्होंने भी एक एजेंडा तैयार किया कि बिल्कुल ये हमारे पूरे संसार के सामने प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हमें लेना चाहिए। ठीक है, अगला, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी सहमति बनी। ठीक है, वन सिद्धांत जो प्रिंसिपल अपने कहा था ना, वो इतना हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम इनको कुछ ठीक कर सके, वन सिद्धांत उसके ऊपर बात बनी। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि जो वन है उन वनों को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि आपको पता है वन जो हमारे फॉरेस्ट है वो वहाँ सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं है, वहाँ न जाने कितनी अपन वहाँ पर स्पेसीज़ हैं, कितने जीव जंतु हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट ही बदल जाएगा, इसलिए उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। फिर 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, जो कि अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आप जानते हो क्या होता है, उसके लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये भी एक एजेंडा एक तरीके से, और ये एजेंडा 21 अलग है, उसके बजाय ये अलग है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, यानी कि ये सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 तैयार किया गया, उस पर भी सबकी सहमति बनी, सबने सिग्नेचर किए। 5 मेजर बातें हैं, एज इट इज आपको याद करनी है, ऐसा कैसा एग्जाम में पॉइंट बना के लिख के आना। ठीक है, अब इसी को जो अपने बात की एजेंडा 21, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन ऑफ एजेंडा 21, यानी कि एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं, या एजेंडा 21 को आप क्या कहेंगे। तो एजेंडा 21 के बारे में आपको ये लिखना है कि ये एक घोषणा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्शन वाली बात है, वैसे ही ये एक घोषणा है जिससे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, UNCED फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये UNCED की कोशिश करना, हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद कर लो, कभी कभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म इंग्लिश में भी पूछी जाती है, कभी कभी अच्छे ऑटोमेटिक एग्जाम होते हैं, काम आएगी, वैसे हिंदी में याद कर लो तो भी ठीक ही है। वैसे भी देखो, यूनाइटेड का मतलब आपको पता है संयुक्त राष्ट्र, नेशन राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, लेकिन कैसा सम्मेलन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का मतलब पर्यावरण और विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ था, UNCED। ठीक है, उसके तत्वाधान का मतलब उसके अंदर, उसके तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एजेंडा, देखो मैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ तो आप आंसर क्या दोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एजेंडा 21 तैयार किया गया था, ऑप्शन नीचे कुछ लिख दूँ, UNO, USA या फिर UNCED या इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, UNCED। मतलब एजेंडा 21 UNCED के द्वारा तैयार किया गया था। हिंदी में भी ऐसा आ सकता है UNCD, इसलिए फुल फॉर्म तो हिंदी में याद कर लेना, लेकिन UNCD को मत भूल जाना, फुल फॉर्म भले आप हिंदी में याद कर लेना, UNCD लिखा हुआ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। ठीक है, वहाँ पर इस एजेंडा 21 की सहमति बनी थी कि हाँ एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए, सिग्नेचर हो गया, फाइनल हो गया। फिर
इसका ऑब्जेक्ट, इसके 3 उद्देश्य थे, ये भी उद्देश्य इसी का है, ये भी उद्देश्य इसी का है और ये भी उद्देश्य इसी का है, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से? कि इसका उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, मतलब कि सब ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है मैंने आप बता दिया डेफिनेशन में, वो हमें पक्का हासिल करना है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड, ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये तो एक एजेंडा बोल दो चाहे कार्यसूची बोल दो, जिसका उद्देश्य क्या है मेन, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। ये बहुत बड़ी बात है। सभी देश इकट्ठे तो हो ही रखे थे, फिर उन्होंने कहा कि चलो यार गरीबी के ऊपर बात कर लो कि बहुत सारे देशों में गरीबी बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे मेटा जाए, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, रोग उनको रोका जाए, स्थानीय निकाय बनाए जाए। स्थानीय निकाय मतलब छोटे लेवल पे, जैसे वार्ड पंच है, सरपंच है, जितने छोटे लेवल पे अपन, मैंने आपको पढ़ाई भी था पॉलिटी के अंदर खैर ये चीज़ें, कि जितने अपन नीचे लेवल पे कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मेयर हो, वो उतना डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। एक एमएलए पूरी तहसील को संभालता है, लेकिन सरपंच उनको प्रॉब्लम बता पाएगा, क्योंकि इतने सारे गाँव में एक एमएलए नहीं घूम सकता, या फिर एक प्राइम मिनिस्टर या फिर एक चीफ मिनिस्टर नहीं घूम सकता। इसलिए छोटे लेवल पर छोटे मोटे नेता या पार्टियाँ या स्थानीय निकाय होनी चाहिए। ठीक है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कुछ बातें वेरी इंपॉर्टेंट थी। देखो डिजीज़ भी बहुत है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस पर भी बात की ना। हालांकि बहुत सारी जैसे पोलियो जैसी तो बीमारियां पहले बहुत ज़्यादा चला करती थी, जिसको टीकाकरण यानी वैक्सीन लगा ख़त्म कर दिया। अभी कोरोना आ गया था, उसको भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। मतलब ये सब वैक्सीन एक तरीके से सिस्टम चलाया जाता है, तो सभी देश मिलकर उसमें हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कैसे न कैसे बीमारी रोग को मिट दिया जाए। एक और उद्देश्य था, साथ ही ये भी इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एक खुद का एजेंडा तैयार करें। बहुत बड़ी बात, एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। इससे आपको भी सीखना चाहिए। इसने क्या कहा कि हर सरकार, मतलब चाहे नीचे लेवल की, अपना एक एजेंडा 21 तैयार करें। एजेंडा 21 का मतलब कि हम 21 बातें लिख दी उसके अंदर, कि हम शिक्षा के अंदर मतलब एजुकेशन में इतना काम करेंगे, इस फील्ड में इतना काम करेंगे, इसमें इतना करेंगे, इसमें इतना करेंगे, वो सब। वैसे आपको भी करना चाहिए, चाहे वो एजेंडा 10 ही क्यों ना हो, एजेंडा 5 ही क्यों ना हो, कि मैं इस सब्जेक्ट को इस दिन पढ़ूंगा, इतने दिन में सब्जेक्ट कोर्स का कवर कर लूँगा, ये टेस्ट दूंगा, इतने सारे टेस्ट दूंगा, वो सब बातें। तो ये अपने लाइफ में भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव वाली बातें आप भी ले सकते हो अपनी लाइफ में, एक खुद का एजेंडा तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।